फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है हम लिख लेते हैं पहले तो। इट represents the number of independent coordinate axis. It represents the number of independent coordinate axis along which we get a non-zero value of काइनेटिक एनर्जी। तो लिखा है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये इंडिपेंडेंट मतलब होता है एक्स वाई और जेड, तीन ही एक्सिस हैं। तो कितने ऐसे एक्सिस हमें मिल सकते हैं जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी की नॉन जीरो वैल्यू मिले। जैसे अब एक चीज सोचिए, अगर यहां बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होती है। एक होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका की फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो वेलोसिटी होती है वो तो वेक्टर है, तो वेलोसिटी को हम ये लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो यहां v मतलब है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, है ना। तो यहां जो लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आप बनाएंगे हाफ एम और इसका स्क्वायर मतलब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। तो इसको अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो जो ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी होती है के, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड का स्क्वायर। तो आप ये देखिए, अच्छा ये वाला समझ में आ गया इतना, ठीक है। कोई कॉपी कर रहा है क्या? अच्छा, हाँ तीन ही होंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। हाँ मतलब रोड नहीं, वैसे इनडिपेंडेंट मतलब यार जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर तो कहीं भी तुम बनाओ तीन ही बना सकते हो, एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर। रोटेशन में भी इंडिपेंडेंट एक्सिस तीन ही होते, किसी भी चीज में किसी भी चैप्टर में देखो एक्सिस जो पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो तो तीन ही होते ना।
इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखिए इसके बाद ना मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है ना उसका कुछ हिस्सा x वाली वेलोसिटी से आता है, कुछ हिस्सा y वाली वेलोसिटी से आता है, कुछ हिस्सा z से आता है। लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल 1, मान लो अगर एक पाइप ऐसा है, दिस इज अ पाइप, और इस पाइप में एक बॉल हमने फंसा दी। अब देखो ये बॉल इधर जा सकती है, इधर जाके वापस भी जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ x में चल सकती है, ये y में नहीं चल सकती, z में भी नहीं चल सकती। तो सिर्फ एक ही हमें एक्सिस ऐसा मिल रहा है जिसमें हमें नॉन जीरो वैल्यू मिल सकती है। y वाली वेलोसिटी इसकी हमेशा ही जीरो होगी, z वाली वेलोसिटी इसकी हमेशा ही जीरो होगी। तो इसमें देयर विल बी ओनली वन कंपोनेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए इसकी जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी वो होंगी 1। अब एक और चीज सोचिए, जैसे कि ये रूम है, मान लीजिए इस रूम में से सारी टेबल चेयर सब हटा दी जाए, है ना, पोडियम सब कुछ हटा दिया जाए, तो ये रूम इस तरह से एक फ्लैट सरफेस हो जाएगी। अब इस पे मान लो कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां कहीं भी जा सकता है, लेकिन या तो वो एक्स में चल सकता है या जेड में चल सकता है, ऊपर तो जा नहीं सकता पर्सन। हाँ कूदेगा तो चला जाएगा, लेकिन वैसे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर वो ऐसे ही चले, है ना, इस सरफेस पे ही चले, मतलब सरफेस को छोड़कर कहीं ना जाए। समझ गए ना, मतलब कि अगर सरफेस को छोड़े नहीं, वो कभी हमेशा कांटेक्ट रहे, तो सिर्फ दो ही ऐसे एक्सेस हो सकते हैं जिसमें उसकी नॉन जीरो आ सकती है। तो इस केस में जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई वो हो गई 2। समझ पा रहे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का यहां लॉजिक क्या हो रहा है, कितने एक्सेस में वो चल सकता है, बेसिकली ये। अब अगर मान लीजिए आप किसी कंटेनर में किसी गैस को भर दें, कोई भी गैस हो सकती है, मोनोएटॉमिक जैसे हीलियम, डाइएटॉमिक जैसे हाइड्रोजन, और पॉलीएटॉमिक जैसे मीथेन। तो जो मॉलिक्यूल हैं उनके, वो एक्स में भी जा सकते हैं, वाई में भी जा सकते हैं, जेड में भी, कहीं भी जा सकते हैं। तो इनकी कुल कितनी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। यानी कि जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, TDF लिख दिया, ठीक है, ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, कितनी होती हैं वो? 3। समझ में आया ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का लॉजिक, है ना। एक और है, वो थोड़ा सा इससे कठिन है, पर पहले इतना कॉपी कर लीजिए। कोई भी गैस हो, हर गैस के मॉलिक्यूल की जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है। ठीक। इसके बाद एक अगली एनर्जी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू ये होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब आप सोचिए, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाएं,
देना अपना रजिस्टर। देखो यार, जैसे कि ये रजिस्टर है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब आपको इसे रोटेशन कराना है, तो एक तो आप ऐसे रोटेशन करा सकते हैं, देखिए ऐसे। अब इस केस में ये कौन से एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? इस वाले एक्सिस के अबाउट, है ना, ऐसे घूम रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के ही अबाउट निकलेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी एक्स के अबाउट निकलेगी। अगर मान लीजिए इसी को हम ऐसे घुमाने लगे, ऐसे, तो y के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, y के अबाउट ही ओमेगा निकलेगा। अब मान लो इसको हम ऐसे घुमाएं, ऐसे, तो अब ये z के अबाउट घूमने लगा, है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी z के अबाउट निकलेगा, है ना, और ओमेगा भी। अब मान लीजिए इसको ऐसे कोई घुमाए, देखिए ऐसे, अब ऐसे में जो एक्सिस है वो ये वाला है, इस एक्सिस का कुछ हिस्सा एक्स में भी पड़ेगा और कुछ वाई में भी, तो यानी यहाँ पे दो एनर्जी आ गई, एक्स वाली भी और वाई वाली भी। अच्छा, इसको मान लो ऐसे घुमाया जाए, ऐसे, तो ये ऐसा हो गया। अब इसका कुछ एक्स कंपोनेंट भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है और जेड भी आ सकता है। तो बेसिकली जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, उसको लिखने का एक तरीका ये है, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। तीन ऐसे एक्सेस हो सकते हैं जिसके अराउंड आप घुमा सकते हैं, और उस हिसाब से तीन अलग अलग तरह की काइनेटिक एनर्जी आपको मिल सकती है। ठीक है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना आई, इस आई का मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, और कोई एक एक्सेस ये दे रखा है ये, तो आपको क्या करना है, इस मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, उसे हम कहते हैं r। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो एम आर स्क्वायर होता है पार्टिकल का, सिर्फ पार्टिकल के लिए याद रखना है। तो मान लीजिए अगर ऐसा हो कि कोई आदमी एक्सिस यहां बना दे, ऐसा एक्सिस बना दे जो पार्टिकल से पास करता हो, तो फिर पार्टिकल का डिस्टेंस तो नहीं होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, जीरो। समझ गए इतना? तो इट इज पॉसिबल कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जीरो, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होनी चाहिए। ठीक है ना? तो अलग अलग तरह की गैस है, सबके लिए हम देखते हैं। देखो अभी देखना तुम्हें, देखो अगर हम बात करें हीलियम की, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, ये देखो, देखो कार्तिक, ये हीलियम का एक एटम है, तो ये जो एटम है यही मॉलिक्यूल है हीलियम के केस में। अब ये मॉलिक्यूल कैसे घूम सकता है, ये चाहे तो ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे, अगर ये चाहे तो ऐसे घूम जाए, ये चाहे तो ऐसे घूम जाए, कैसे भी घूम सकता है, हमें तो पता नहीं, और ये भी नहीं पता कि इस समय कैसे घूम रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्स एक्सिस बनाते हैं ऐसा, तो जानबूझ के मैं ऐसा बना रहा हूं कि उससे पास कर जाए, तो वो मॉलिक्यूल उसी एक्सिस पर है, तो बता सकते हो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि उसी पर है, डिस्टेंस इज जीरो। अब मैं एक काम करता हूं, वाई बनाता हूं, देखो वो भी उसी पर है। अब एक काम करते हैं, जेड बना देते हैं, जानबूझ के उसी से पास करा रहे हैं।
हाँ, रोटेशन ही तो चल रहा है ये। आई जेड कितना होगा, क्या लगता है तुम्हें? 0। मतलब आप ये देखिए, भले ही ये मॉलिक्यूल घूम रहा हो, लेकिन अगर आप चाहें तो आप तीनों एक्सिस इससे पास करा सकते हैं। यानी कि आई एक्स भी 0, आई वाई भी 0 और आई जेड भी 0। तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनकी वैल्यू नॉन जीरो मिलेगी? देखो, आई एक्स 0 है, आई वाई 0 है, आई जेड 0 है, तीनों ही 0 आ गए। तो क्या कोई हमें मिली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कोई एक्सिस की? नहीं मिली ना। तो इसका मतलब जो मोनो एटॉमिक गैस होती है ना, उसकी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं 0, मोनो एटॉमिक गैस की। अब देखो, जैसे कोई डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस ऐसी होती है ना, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन। तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मैं एक्स बना रहा हूं, देखो जानबूझकर मैं एक्स ऐसा बना रहा हूं, उससे पास करता हुआ। देखो, पहला जो एटम है वो भी एक्सिस पर है, जो दूसरा एटम है वो भी एक्सिस पर है, तो दोनों का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। तो आई एक्स हो गया। अब आप वाई बनाइए। नहीं, एक ही वाई, एक ही तो बना सकते हो एक्सिस एक बार में, एक्स के साथ मतलब वाई एक ही तो बना सकते हो, ये थोड़ी दो वाई बना दो। तो अब देखो, अब वाई बनाओ, तो कहीं से भी वाई बना लो, मान लो ये बना दो, कोई भी ऐसा एक्सिस नहीं होगा कि जिस पर दोनों पार्टिकल लाई कर जाए। तो एक का तो भले ही 0 हो जाए पर दूसरे का तो नहीं होगा। तो ओवरऑल वाई के अबाउट कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कुछ भी कर लो, 0 नहीं आएगा। इसी तरह से अब एक्स और वाई जहां मीट करते हैं, तो उनके परपेंडिकुलर ये जेड होता है। अब आप देख लीजिए, जेड भी एक से ही पास कर सकता है, कोई भी आप जेड बना दें, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों से पास कर जाए। मतलब डाई एटॉमिक गैस में कम से कम दो ऐसे एक्सेस मिलते हैं जिसके अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती, एक के अबाउट 0 हो जाती। तो यही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने ऐसे एक्सेस मिले जिनके अबाउट नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी मिली। तो कितने मिले? दो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डाई एटॉमिक गैस है उसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। समझे क्यों 2 आई, है ना? हाँ, तो ट्रांसलेशन अलग है ना, ट्रांसलेशनल तो सबके पास 3-3 है, रोटेशनल अलग अलग है। उसमें रोटेशनल एक भी नहीं है, इसमें 2 है। अब जैसे पॉली एटॉमिक को देखो, पॉली एटॉमिक भी 2 तरह के होते हैं। एक पॉली एटॉमिक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक पॉली एटॉमिक है मीथेन। अगर मान लीजिए हम कार्बन यानी लीनियर पॉली एटॉमिक की बात करें, और मान लीजिए दूसरी तरफ हम बात करें नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक की, तो जो लीनियर पॉली एटॉमिक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ऐसे बना देते हैं, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। और मान लीजिए मीथेन है, तो मीथेन को ये कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक पीछे की तरफ, और एक हाइड्रोजन इधर, ऐसा होता है ना। अब आप इसमें देखिए, अगर आप एक्स बनाए, क्या आप कोई ऐसा एक्स बना सकते हैं जो सबसे पास कर जाए?
बिल्कुल बना सकते हैं। तो आई एक्स हो गया 0। यहां पर कोई ऐसा एक्स बना सकते हैं जो सबसे पास कर जाए? नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, 2 से पास करा सकते हैं, तो आई एक्स विल नॉट बी 0। क्या आप यहां पर कोई ऐसा y बना सकते हैं जो सबसे पास कर जाए? नहीं, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप बीच वाले से पास करा दें तो भी सबका तो 0 नहीं आएगा, तो आई वाई नॉन 0। क्या यहां कोई ऐसा y बना सकते हैं जो सबसे पास कर जाए? बिल्कुल नहीं, तो आई वाई भी 0 नहीं आया। अच्छा, अब z की बात करते हैं। क्या कोई ऐसा z बनाया जा सकता है जो सबसे पास कर जाए? ऑब्वियसली नॉट। और यहां आप देखिए, जहां ये दोनों कंबाइन हुए, अगर आप वहां पे z बनाए तो वो ज्यादा से ज्यादा पीछे वाले से पास कर पाएगा, है ना। तो आई जेड, तो जो क्या कह रहे हो, हाँ 2 से हो सकता है यार, पर सबसे होना चाहिए ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 तो तभी आएगा ना जब सबसे पास करे। तो कोई भी एक्सिस चुन लो, तुम्हारी अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें। तो इसीलिए जो लीनियर पॉलीएटॉमिक है, जो कि सिर्फ एक ही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है। बाकी जितने पॉलीएटॉमिक होते सब नॉन लीनियर होते, तो उनमें रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? 3। समझे 3 क्यों हो गई? अच्छा, इसको मैंने 0 लिख दिया गलती से, इट इज नॉट 0, है ना। क्लियर हुआ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का लॉजिक? तो ज्यादातर तो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके पास 2 ही तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप ना गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो टूट जाते हैं एटम में। तो क्या होता है, वो टूटने से पहले ना ऐसे ऑसिलेट करना शुरू करते हैं, मतलब उनका जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड जो है वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो वो ये कहते हैं कि एट वेरी हाई टेम्परेचर विच इज नॉट नॉर्मल, है ना, एट वेरी हाई टेम्परेचर विच इज वेरी रेयर, है ना, रेयर, तो इसलिए इसे यूज नहीं करना है जब तक कहा ना जाए, स्पेसिफिकली कहा ना जाए। एट वेरी हाई टेम्परेचर द बॉन्ड बिकम्स इलास्टिक। जो बॉन्ड है ना वो इलास्टिक हो जाता है। इलास्टिक मतलब कि स्प्रिंग की तरह बिहेव करने लगता है। तो इन दिस केस टू, 2 एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम appear इन अ बॉन्ड। इन अ बॉन्ड, एक बॉन्ड में, हालांकि मल्टीपल बॉन्ड्स हो ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, एक बॉन्ड में। इन दीज आर कॉल्ड दीज आर कॉल्ड तो कहीं ये वर्ड आप देख लेना कि इलास्टिक हो गया बॉन्ड, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और जोड़ दें। दीज आर कॉल्ड वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये नॉर्मली नहीं आते, ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको आपको सिर्फ एक में इंक्लूड करना है। देखो मोनो एटॉमिक जो है, जैसे हीलियम है, उसमें तो कोई बॉन्ड है ही नहीं। डाई एटॉमिक में है बॉन्ड एक,
तो इसलिए डाई एटॉमिक में ही एक बॉन्ड है ना, तो 2 डिग्री और जोड़ते हैं, पर वो हमेशा नहीं जोड़ते, सिर्फ कब जोड़ेंगे, जब हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि एक यहां पे लिखता हूं ऐसे, देखो, मोनो एटॉमिक, फिर यहां लिखता हूं डाई एटॉमिक, फिर यहां पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मींस नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक। ठीक है, पहले लिखता हूं ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मोनो एटॉमिक के पास कितनी है, 3। डाई एटॉमिक के पास कितनी है, 3। पॉली एटॉमिक के पास कितनी है, 3। सबके पास कुल कितनी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3। ठीक है, फिर लिखते हैं रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक पर एक भी नहीं है, डाई एटॉमिक के पास 2 हैं, और पॉली एटॉमिक के पास 3 है, और इसको हम काउंट नहीं करते। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, 5, ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना। हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक ही है ना, और उसमें भी क्या होता है, वो कुछ और हो जाता है, मतलब हाँ, बाई चांस पूछ ले तो हो सकता है ना, लेकिन बहुत रेयर चांस है, नहीं पूछेंगे। तो यस, बिल्कुल सही। नहीं नहीं, सही में चाहते हैं यार, इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन किसी को भी नहीं बना सकते ना डॉक्टर, है ना। हाँ, मतलब
तो ये समझ गए आप? अच्छा ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद एक था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल गया, तो फिर उसके बाद मैक्सवेल ने एक लॉ दिया था, उसने कहा था कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज एनर्जी हाफ केबीटी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, मॉलिक्यूल के पास नहीं, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी है? हाफ केबीटी। अब जैसे कोई मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है, उसके पास तो सिर्फ 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जो मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस देखो कहां से आया, जो मोनो एटॉमिक गैस है उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, वो होना चाहिए 3/2 केबीटी, है ना, यही होना चाहिए 3/2 केबीटी। अब एक मोल के पास, एक मॉलिक्यूल के पास, तो अगर पूछा जाए एनर्जी ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपको अगर याद हो, केबी को कहते थे R/Na, तो R/Na लिखेंगे तो Na से Na कट जाएगा, तो ये बनेगा 3/2 RT। नहीं, 1/2, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, 1 डिग्री, ठीक है, उसके पास इतनी है। अब ये तो 1 मोल हो गया ना Na मॉलिक्यूल्स मतलब, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल, 1 मोल की जो एनर्जी है वो है 3/2 RT। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द एनर्जी ऑफ n मोल्स, तो वो हो गई 3/2 nRT। और आपको याद हो, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT। तो अब आप सोचिए मोनो एटॉमिक के लिए आप उसको F को 3 रख दीजिए, तो यही फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से डाई एटॉमिक का आप करेंगे, उसमें 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 5/2 nRT। पॉली एटॉमिक के पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 6/2 nRT। ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर यहीं तक था, पर एक बार रुको, देख लेते हैं कि 2-3 क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वही एक बार कर लेते हैं। क्या चीज? मैं अभी दिखा देता हूँ। थ्योरी तो बस इतनी है।
ये देखिए, ये देखिए, ये 2016 में एक आया था, इसमें RMS वेलोसिटी पूछी है। The molecules of a given mass of a gas have RMS velocity of 200 at 27 degrees Celsius and this much pressure. When the temperature and pressure are 127 and this, तो RMS velocity. अब RMS velocity का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो ये होता था, अंडर रूट 3RT बाय m0, है ना। यानी ये तो सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है ना। तो पहले टेम्परेचर था 27, बाद में है 127, पहले जो वेलोसिटी थी 200, वो ये होगी ना अंडर रूट 3RT, 27 डिग्री सेल्सियस है तो ये 300 केल्विन हो गया बाय m0। बाद में V हो गई अंडर रूट 3R, और टेम्परेचर अब कितना हो गया 400 केल्विन हो गया बाय m0। तो 200 अपॉन V इज इक्वल टू 3Rm0। 300 का बन जाएगा 10√3, 400 का बन जाएगा 10√4। तो 200 अपॉन V इज इक्वल टू आएगा, ऊपर तो √3 आ गया और नीचे 4 का रूट आ गया 2, तो V कितना आ गया 400 अपॉन √3। है कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ, थर्ड है। समझ में आया ये कैसे किया? ऐसे ही प्रेशर का एक फॉर्मूला है √3p/ρ, लेकिन फिर डेंसिटी दी होती तो लगा देते। आया, समझ में आया? बताइए। और करते हैं आगे, एक और है। नहीं, रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो सेम है, लेकिन अगर प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो वॉल्यूम भी तो चेंज हो सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता, कंटेनर में तो पिस्टन भी लगा रहता है ना यार, हो सकता है वॉल्यूम बढ़ा दियो कम कर दियो। अगर वो कह देते हैं ना रिजिड कंटेनर, तो फिर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब इसको देखिए,
यहां रूम टेम्परेचर का मतलब हमें लेना है 273 केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। हाँ 25 डिग्री सेल्सियस मुझे लगता है वो वैसा है, उसमें पता नहीं रहता, मुझे लगता है इसमें यही लेना पड़ेगा, इसी से आएगा शायद, मतलब यही 0 डिग्री ही लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, चलो है ना, देख लेते हैं। अगर 25 डिग्री से आ गया तो ठीक है, चलो पहले इससे करके भी देख लेते हैं। कह रहे हैं आरएमएस वेलोसिटी 1920 है, तो वो गैस कौन सी होगी? तो आरएमएस वेलोसिटी जो है 1920 ये होगी √3, आर कितना है 8.3, टी कितना है 273, देख लेता हूं मैं अगर बाई चांस इससे आ जाए, और एम नॉट। अब इसका अपन कर देते हैं स्क्वायर, तो 1920 का स्क्वायर करते हैं, 1920 इंटू, ये तो बहुत बड़ा आ गया, 3686, ये ऐसा कुछ आ रहा है ना? हाँ, इट इज इक्वल टू 3 इंटू 8.3, 3 इंटू 8.3 इंटू 273, ये आ गया 679.7 अपॉन एम नॉट। इसका मतलब एम नॉट जो आया, देखो ये केजी में आएगा, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आएगा 6797.7 डिवाइड बाय 3686400, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो 1.84 के आसपास आ रहा है ना, यानी ये गैस हाइड्रोजन ही तो होनी चाहिए। 2 पॉइंट तो भी हाइड्रोजन है। अच्छा तुम कह रहे हो 300 केल्विन लेना ज्यादा सही है, हाँ ठीक है यार, मतलब इसमें कंफ्यूजन ही रहता है कि अगर आप 298 केल्विन लें कि क्या लें, है ना, पर एनीवेज दोनों से ही अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ रहा है, ठीक है, इसको देख लो। इसमें लिखा है कि एट व्हाट टेम्परेचर will the RMS speed of oxygen molecules become just sufficient for escaping from the Earth's atmosphere, यानी कब ऐसा होगा कि RMS velocity अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है उसके बराबर हो जाएगी। तो बेसिकली करना यह है कि आरएमएस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी के बराबर रखना है। अब ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो 11200 है ना, मीटर पर सेकंड होती है ऐसा यूनिट, और ये क्या होती है आरएमएस वेलोसिटी √, देखो एक तो 3 RT/m0 होता है, लेकिन आप देखिए इनने के दे रखा है, तो 3 KB कितना है, इसको बिना कैलकुलेटर के ही करना पड़ेगा क्योंकि ये नीट में आया हुआ है ना। टेम्परेचर है T और m0 कितना है, मास दे रखा है 2.676 इंटू 10 की पावर -26। तो देखो ये कैंसिल भी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा, तो √3, देखो ये -26 ऊपर गया तो +26 हो गया, 26 - 23, इसको आप लिख सकते हैं √1500 है ना, तो 10 ले लेते हैं बाहर, और यहां फिर 15 और T 11200, 0 से एक 0 कट गया,
तो अब ये दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 15t आएगा 1120 इंटू 1120, है ना। तो 0 और 0 हो गया, आप करो मल्टीप्लाई यार, 112 टू टू जा 4 और 22, फिर 0 तो 220 नहीं 1, ये 2 आ गया, 1 1 जा 1 आ गया, 1 1 जा 1 आ गया, फिर 0 2 आ गए, फिर 112 आ गया, तो 4 2 और 2 4, तो 5 2 और 1, 12544 है ना, 12544 और 2 0, ये 15t आ गया, तो t आ गया 1254400 बाय 15, तो 15 8 जा होता है 120। लेकिन r तो दिया ही नहीं, नहीं फिर इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, वैसे हाँ r तो 8.3 होता है ना। अब m नॉट ऑक्सीजन का दे रखा है, इसको देखो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वही आ रहा कि नहीं। हाँ यही बात है ना, अगर वैसे करोगे ना तो पता नहीं कि वो एम नॉट आता कि नहीं आता, इससे कुछ भरोसा नहीं है यार, होता है। अब वो कहते हैं सपोज उनने उनने जो ऑक्सीजन यूज किया उसका 15 आ गया, 16 की 32 की 30 आ रहा है, तो अपने को पता नहीं ना। समझ में आया लेकिन लॉजिक कैसे करें हैं। चलो एक दो और हैं बस। ऐसा मैंने आपको बताया था एक, है ना, प्रेशर का एक फॉर्मूला था ना, 1/3 m सिग्मा v स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल V। क्या कह रहे हैं, मास सबका आधा कर दिया, वेलोसिटी डबल कर दी, तो m आधा कर दिया, वेलोसिटी डबल करोगे तो ये 4 गुना होगा, तो आधा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या आंसर आ जाना चाहिए, समझ गए। इसको और कर लीजिए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर 6 डिग्री बढ़ाया गया तो प्रेशर 0.4% बढ़ गया, तो पूछ रहे हैं टेम्परेचर कितना होगा। कुछ भी समझ में ना आए तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो। देखो शुरू में क्या लिखते हैं, ये है ना, बाद में प्रेशर कितना बढ़ गया 0.4%, तो प्रेशर की जगह ये लिखेंगे, वॉल्यूम दे रखी है कांस्टेंट, और टेम्परेचर कितना बढ़ा 6 डिग्री ना, तो इंक्रीज जो होती है वो डिग्री में और केल्विन में सेम होती है। अब क्या करें इसको, चलो सॉल्व कर लेते पहले। P प्लस 0.4/100 इंटू P इंटू V इज इक्वल टू NR T प्लस 6, ठीक है ना। अब इसमें से ये तो 1 है, तो देखो 100 P, तो 100.4 P/100 और V यहां पे आ गया इज इक्वल टू NR T प्लस 6, सही है। अब एक काम करो, देखो ये PV तो NRT है, तो PV की जगह NRT रख दो, तो 100.4/100 और PV बन गया NRT इक्वल टू NR
t प्लस 6, तो एन आर कट गया, एक यहां से ये हटाओगे तो ये आ जाएगा, तो 1004 टी इज इक्वल टू 1000 टी प्लस 6000, इधर चला गया तो 4t इज इक्वल टू 6000, तो t कितना आ गया 1500 केल्विन। आ गया समझ में? ठीक है, तो बस ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक, क्या कह रहे हो?